आप सभी का द कड स्टडी में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था सामर के चौहानों का। देखिए, रणथंभौर के चौहानों का अध्ययन करने से पहले सामर के चौहानों के बारे में जान लेते हैं। जो वासुदेव चौहान थे, इन्होंने 551 ईस्वी में सामर के चौहानों की नींव रखी। यानी जो सामर के चौहान थे उनके संस्थापक थे वासुदेव चौहान। इन्होंने 551 ईस्वी में सामर के चौहानों की नींव रखी तथा राजधानी बनाई अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर अभी जो वर्तमान में नागौर है, इसका प्राचीन नाम है अहिच्छत्रपुर। यानी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सामर के चौहानों की नींव रखी तथा राजधानी बनाई अहिच्छत्रपुर। 551 ईस्वी से लेकर 1113 ईस्वी तक सामर के चौहानों की राजधानी रही अहिच्छत्रपुर। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया तथा जो सामर के चौहान हैं, इनकी राजधानी बनाई अजमेर। यानी 1113 ईस्वी के बाद में जो सामर के चौहान थे, इनकी राजधानी रही अजमेर। अजमेर सामर के चौहानों की अंत तक राजधानी रही अजमेर। जो सामर के चौहान हैं, इनके अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तरते। सामर के चौहानों के अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तरते। जो पृथ्वीराज तरते व मोहम्मद गौरी के मध्य 1186 से लेकर 1191 ईस्वी तक कई बार युद्ध हुए। इन सभी युद्धों में मोहम्मद गौरी की हार होती है तथा पृथ्वीराज की विजय होती है। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वह हुआ था 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है तथा मोहम्मद गौरी की हार होती है। लेकिन एक साल बाद यानी 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है तथा पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इस युद्ध के बाद में ही भारत में मुस्लिम शासन की सत्ता आती है। यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, वो बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखती है। मोहम्मद गौरी के सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में कार्यभार सौंपकर चला जाता है तथा कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की नींव रखता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम था गोविंदराज। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में जब पृथ्वीराज की हार हो जाती है, तो गोविंदराज को कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर से निकाल देता है तथा गोविंदराज रणथंभौर आकर चौहान वंश की नींव रखता है। यानी जो रणथंभौर के चौहान हैं, उनके संस्थापक थे गोविंदराज। गोविंदराज रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक थे। आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे रणथंभौर के चौहानों के बारे में। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। आज इस लेक्चर में हम रणथंभौर के चौहान हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट नोटबुक लेकर बैठे और नोट्स बनाते चले, इससे आपको बाद में रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी। करते हैं स्टार्ट। जो रणथंभौर के चौहान हैं, इनके संस्थापक थे गोविंदराज। गोविंदराज के बाद में जो रणथंभौर पर उत्तराधिकारी थे, इनमें क्रमशः वल्लनदेव, प्रहलादन और वीर नारायण, ये थे गोविंदराज के बाद में रणथंभौर पर उत्तराधिकारी। वीर नारायण के समय दिल्ली में सुल्तान थे इल्तुतमिश गुलाम वंश के थे। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान थे इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के थे। इन्होंने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन इसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश ने वीर नारायण का दिल्ली में वध करवा दिया। वीर नारायण के बाद में उनके उत्तराधिकारी थे वाघ भट्ट। वाघ भट्ट ने भी दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की।
वाघभट के बाद में उनके पुत्र थे जय सिम्हा। जय सिम्हा को जेतर सिंह भी कहा जाता है, याद रखना, जय सिम्हा को जेतर सिंह भी कहा जाता है। जेतर सिंह से नसरुद्दीन महमूद द्वारा जो सेना भेजी गई थी उसको रणथंभौर लेने में असफलता हुई। जो जेतर सिंह के पुत्र थे हमीर देव। हमीर देव रणथंभौर में सबसे महान शासक थे। अब हम अध्ययन करेंगे हमीर देव के बारे में। हमीर देव रणथंभौर के ही नहीं अपितु इनकी राजस्थान में महान शासकों में इनकी गिनती की जाती है। हमीर देव ने रणथंभौर पर 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक शासन किया। हमीर देव जेतर सिंह यानी जय सिम्हा के तीसरे पुत्र थे। हमीर देव जय सिम्हा यानी जेतर सिंह के सबसे छोटे पुत्र होने के बावजूद भी जय सिंह ने अपने शासनकाल में ही हमीर देव को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। हमीर देव सिंहासन पर बैठते ही इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए इन्होंने जो परमार दक्षिण में परमार शासक है भोज को पराजित किया, परमार शासक भोज को पराजित किया तथा इन्होंने जो भीमरस के राजा थे भीमरस के राजा अर्जुन को भी इन्होंने पराजित किया। दिग्विजय की नीति अपनाते हुए इन्होंने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया तथा जो दक्षिण के परमार शासक थे राजा भोज, इनको भी इन्होंने पराजित किया तथा ये दक्षिण से होते हुए ये चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा होते हुए रणथंभौर पहुँचे। रणथंभौर पहुँचकर इन्होंने यहाँ पर रणथंभौर में विजय के उपलक्ष्य में कोटेजन एक का आयोजन रखा, यानी जो कोटेजन यज्ञ का आयोजन इन्होंने अपने विजय के उपलक्ष्य में रखा। हमीर ने अपने पूरे जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, इनमें से ये 16 युद्धों में इनकी विजय रहती हैं, एक युद्ध में ही इनकी हार होती है। अब देखते हैं हमीर और जलालुद्दीन खिलजी। हमीर के शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जैन के दुर्ग पर आक्रमण किया। देखिए जो ये जैन का दुर्ग है ये रणथंभौर दुर्ग के पास में स्थित हैं। यानी जब भी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करना होता था उससे पहले जैन के दुर्ग पर आक्रमण करना जरूरी था। यानी पहले जैन के दुर्ग को विजय करना पड़ता था, फिर रणथंभौर दुर्ग को विजय करना पड़ता था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जैन के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी को सफलता मिलती है और इस सफलता मिलने के बाद ये रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए जाता है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत दिनों तक रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा लगाकर डालता है, फिर भी इसे यहाँ पर सफलता नहीं मिली। फिर ये 1291 ईस्वी में वापस दिल्ली चला जाता है। अमीर खुसरो व बर्नी की पुस्तकें तारीख़ फिरोज़शाही, इसके अनुसार जो जलालुद्दीन खिलजी थे इसको रणथंभौर दुर्ग जीतने में असफलता मिली। जब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी को जो अमीर देव की शक्ति सहन नहीं कर पाता और वह रणथंभौर को जीतने की योजना बनाता है और वह बहाना ढूंढ रहा था कि मैं कैसे रणथंभौर पर आक्रमण करूं और उसे बहाना मिल गया। अमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना था। अमीर महाकाव्य के जो रचनाकार थे वो थे नयनचंद्र सूरी। ये भी याद रखना, अमीर महाकाव्य के रचनाकार थे नयनचंद्र सूरी। अमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना था जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इसके बागी थे मंगोल मोहम्मद शाह। इनका नाम याद रखना, ये एग्जाम में बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे हमीर देव ने शरण दी थी, वो थे मोहम्मद शाह। जो अलाउद्दीन खिलजी का बागी था मंगोल मोहम्मद शाह, इसको अमीर देव ने शरण दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको वापस लेने के लिए अमीर देव से कहा तो अमीर देव ने मना कर दिया। अमीर देव बहुत ही हठी किस्म के राजा थे। जब इन्होंने एक बार ठान ली
तो ये फिर किसी की नहीं सुनते थे। अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। याद रखना, इन्होंने सबसे पहले 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और जो सेना थी उसका नेतृत्व दिया था उलुग खां व नुसरत खां को। उलुग खां व नुसरत खां को इन्होंने सेना का नेतृत्व दिया। जब ये रणथंभौर आक्रमण पर गए तो जो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने गए तो इनको पहले जैन के दुर्ग पर आक्रमण करना था। यानी किसी भी शासक को यदि रणथंभौर पर को विजय पानी थी तो उससे पहले वह जैन के दुर्ग पर आक्रमण करते थे। जैन के दुर्ग को रणथंभौर के मार्ग की कुंजी भी कहा जाता है। इन्होंने इस पर आक्रमण किया और अमीर देव की तरफ से दो सेनापति आए, एक तो थे भीम सिंह और एक थे धर्म सिंह। इन दोनों का नाम याद रखना, भीम सिंह व धर्म सिंह। इन दोनों ने जो अलाउद्दीन खिलजी थी इसकी सेना को पराजित कर दिया। भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को पराजित कर दिया। जब ये दोनों रणथंभौर दुर्ग के निकट आए तो इन्हें सूचना मिली कि जो शत्रु की सेना है वो पुनः आक्रमण के लिए आगे आ रही हैं। इस प्रकार भीम सिंह ने धर्म सिंह को वापस रणथंभौर भेज दिया और भीम सिंह ये अकेला ही सेना का नेतृत्व करता हुआ जैन के दुर्ग की तरफ बढ़ा। इस प्रकार इनके मध्य युद्ध होता है और भीम सिंह इस युद्ध में मारा जाता है, लेकिन उल्लू खां भी वापस दिल्ली चला जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना के साथ उलुग खां और नुसरत खां इन दोनों को वापस रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। ये सेना रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी कर लेती है, लेकिन ये जब रणथंभौर दुर्ग की दीवारों को तोड़ती है तो अंदर से एक गोला आता है और नुसरत खां को लग जाता है। इस प्रकार यहाँ पर नुसरत खां की मौत हो जाती है। इस प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना थी वो घबरा जाती है और वापस दिल्ली जाने लगती हैं और उलुग खां इस घटना का सूचना देता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी इसकी गंभीरता लेते हुए स्वयं एक बहुत बड़ी सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग की तरफ आते हैं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर घेराबंदी करते हैं। बहुत दिन तक वो घेराबंदी रहती हैं। फिर अमीर देव के दो सेनापति थे, रतिपाल व रणमल। रतिपाल व रणमल को छल कपट की सहायता से दुर्ग का प्रलोभन देकर अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों सेनापति को अपनी ओर कर लेता है और जो रणथंभौर के गुप्त मार्ग हैं इनका पता लगा लेता है। इस प्रकार 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है और जो राजपूत स्त्रियां होती हैं वह हमीर की रानी रंग देवी व हमीर की पुत्री थी पद्मला, इन दोनों के नेतृत्व में जल जोहर करती हैं। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा। इस शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कही जाती है जैन दुर्ग, इस पर आक्रमण किया। हमीर के दो सेनाधिकारी थे भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों को भेजा और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया। लेकिन जब ये दोनों अधिकारी रणथंभौर दुर्ग के निकट पहुँचे तो इन्हें सूचना मिलती है कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण के लिए आ गई। इस प्रकार भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर दुर्ग भेजा और स्वयं भीम सिंह शत्रुओं का मुकाबला करने लगा। इस युद्ध में भीम सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है और उलुग खां वापस दिल्ली लौट जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना के साथ उलुग खां व नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजता है। शाही सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर लेती है और इसकी दीवारों को तोड़ना प्रारंभ करती हैं। तभी दुर्ग में से एक गोला आता है और नुसरत खां को लग जाता है। इस कारण नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। इस कारण शाही सेना वहाँ से भागने लगती है। इस घटना का जो
वह सूचना है वह उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी को सूचित करता है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना के साथ रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालता है। अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से जो अमीर के दो सेनापति थे, नाम याद रखना, रतिपाल व रणबल, इन दोनों का नाम याद रखना। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर के सेनापति कौन थे, वो थे रतिपाल व रणबल। रतिपाल व रणबल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर कर लेते हैं और गुप्त मार्गों का पता लगा लेते हैं। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है। और जो राजपूत स्त्रियां होती हैं वह अमीर की रानी थी रंग देवी और उनकी पुत्री थी पद्मला। इन दोनों के नेतृत्व में जल जोहर करती हैं। यानी जो रणथंभौर का पहला जोर है वो होता है 1301 ईस्वी में। इसका नेतृत्व करती है अमीर की रानी रंग देवी। याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणथंभौर का जो जल जोर हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। वो किया था अमीर की रानी रंग देवी ने। देखे, आमिर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया। जो ये 32 खम्भों की छतरी हैं वह रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। इस 32 खम्भों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण भी करवाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32 खम्भों की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित हैं। तो 32 खम्भों की छतरी स्थित है रणथंभौर के दुर्ग में। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और जो पद्मला तालाब है वो स्थित है रणथंभौर के दुर्ग में। याद रखना, पद्मनी तालाब स्थित हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, लेकिन जो पद्मला तालाब हैं वो स्थित हैं रणथंभौर के दुर्ग में। इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना। पद्मला तालाब स्थित हैं रणथंभौर के दुर्ग में और पद्मिनी तालाब स्थित हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। हमीरदेव जो रणथंभौर के चौहान थे, इनका अंतिम शासक था। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर रणथंभौर के चौहानों का पूरा हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। आई होप आपको अब रणथंभौर के चौहानों से कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। धन्यवाद।